आज एक छोटा सा चेंज है लेक्चर में। मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए मगर क्यों ऑलरेडी ग्रेविटेशन बीमा हो रहा है, हो गया कंप्लीट। मैं आधे घंटे के बाद आपका टेस्ट लूंगा, तो आई विल लीव एट 12:15 एंड देन आपको टेस्ट देना 20 क्वेश्चन एंड जो पेपर बनाया है, और टेस्ट में भी एक सरप्राइज। यू कैन रेफर योर क्लास गूगल नहीं कर सकते, यू कैन रेफर योर क्लास बट ओनली वन बुक। आपकी जो कुछ भी और लगे तो ना लगे तो मत करो, आपको लगता है कि जरूरत नहीं पड़े या जो क्वेश्चन मेरे लगा उसके लिए करो, वरना मत करो। समझ में आया? हाँ क्या बोल? हाँ बाद में, हाँ चलेगा, ठीक है, समझ गया। और 30 मिनट्स में 20 क्वेश्चन ट्राई करना, अराउंड 30-35 मिनट्स में, ठीक है। फिर आई थिंक वी हैव टुमारो लेक्चर आल्सो, तो कल डिस्कस कर लेंगे पेपर। क्लियर? चल मेरी तरफ से जो पार्ट बाकी है वो कंप्लीट कर देते हैं। पेपर में मैं दे दूं कल, मुझे पता नहीं
लिखो एसके के आगे कैप्लर्स लॉ। अब जो भी बचा है वो सेटलमेंट। ओके, लिखते जाओ साथ में कैप्लर्स लॉ। सबसे पहले लिखो फर्स्ट लॉ। देखो लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। देखो every planet revolves around the sun every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of its foci. With the sun at one of its foci, plural form of focus. Diagram of आप लोगों ने कैलकुलेट पढ़ा था स्कूल में? एसएससी वालों को पढ़ा था? हाँ। ओके, सो समझ लो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैप्लर बोलता है फर्स्ट लॉ के हिसाब से कि कोई भी जो सन रहेगा जनरली गैलेक्सी, वो सन एक वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स होता और हर प्लेनेट सन के सराउंडिंग में एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता।
ओके, सो ये आपका प्लैनेट है, कंसीडर करो अर्थ है, और वो घूमते जा रहा है, ठीक है, और इसका जो मोशन है वो एलिप्स है, इसलिए we are going to write the equation of ellipse. So the equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. That's the equation of ellipse. जहाँ पे हम a को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और b को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस. तो दिस लाइन इज मेजर एक्सिस और सेमी का मतलब हो गया हाफ, है ना. सो टोटल इज 2a और 2a का हाफ हो जाएगा a. तो ये आपका सेमी मेजर एक्सिस है और ये आपका क्या हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस. ठीक है. ये इक्वेशन में अगर a और b मान लो सेम हो गया, जैसे a इक्वल टू b, तो वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा. परफेक्ट. दैट्स द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. ओके. अगर ये प्लस के पहले बीच में क्या हो गया माइनस, तो हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर मान लो x स्क्वायर रहा और y स्क्वायर y हो गया, तो वो पैराबोला में कन्वर्ट हो जाएगा. तो टेक्निकली आपके पास 4 टाइप के मोशन आते हैं जनरली: सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला. और ये चारों टाइप के शेप को आप बना सकते हो आपके कोन को डिफरेंट एंगल में कट करके. इसलिए वहां से मैथ्स की ब्रांच बनती है कोनिक्स. ओके. तो आपको जब मैथ्स में कोनिक्स पढ़ाया जाएगा, जो अराउंड 3 to 4 मंथ्स का एक सेगमेंट होगा, जहाँ पे सर्कल पढ़ाया जाएगा, फिर एलिप्स पढ़ाया जाएगा, फिर पैराबोला और फिर हाइपरबोला. आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, मतलब आपने बेसिक्स ऑफ पैराबोला पढ़ा, सही है ना. ये वाला मोशन आपका क्या होता है बेटा, पैराबोला. मोशन इन मल्टीग्राफ में भी आपने बहुत सारे इक्वेशन देखे होंगे जिसमें पैराबोलिक नेचर. सही. अब तुम यहाँ पे बेसिक्स ऑफ क्या पढ़ते हो बेटा, एलिप्स. क्लियर. नाउ एज सच कर्व तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, मतलब मैं मेथ में तो इतना ही पढ़ा हूँ, इसके अलावा जरूरत भी नहीं. बट फॉर एडवांस हम थोड़ा सा चीजें लिख के रखेंगे, क्योंकि मेनी ऑफ टाइम्स दे आस्क द कोनिक के क्वेश्चन में ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है. मतलब इन मैथ्स जो वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं उसमें थोड़ा ग्रेविटेशन घुसाते हैं, और एडवांस में कई बार ग्रेविटेशन में थोड़ा सा क्या घुसाते हैं, मैथ्स घुसाते हैं. समझाने से तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज मैं भी बता के रख रहा हूँ. इसका डिटेलिंग आपको मैथ्स से फैकल्टी बताएंगे. अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो लिख रहे हो, ठीक है. तो इसके आगे लिखो, द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट of the planet from the sun, SUN, from the sun is called perihelion or perigee. पेरी कौन है, क्या लिखना है बेटा, पेरी. ये आपका पॉइंट बी. ठीक. The farthest position of the planet, next one. The farthest position of the planet from the sun is called aphelion. Aphelion or apogee. ये आपका एक पॉइंट. ठीक है. इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट, the eccentricity लिखा है.
the eccentricity, अब यहाँ से मैथ चालू हो गया, ठीक है। The eccentricity of an ellipse is the measure of how round the ellipse is. Is a measure of of how round the ellipse and it is a non-negative real number between 0 and 1. Between 0 and 1. अब मैं आपको एक छोटा सा टेबल दे रहा हूँ, शेप और उसका एसेंट्रिसिटी का वैल्यू, ठीक है। 4 शेप मैंने बोले थे हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। मैं सर्कल का एसेंट्रिसिटी 0 होता है, एलिप्स का एसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में होता है। पैराबोला का एसेंट्रिसिटी 1 होता है, हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1। ओके, मैं एसेंट्रिसिटी को एकदम इजी वर्ड में समझाने का ट्राई करता हूँ। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, हम बोलते हैं कि कोई एक बंदा है ना, वो बहुत एसेंट्रिक बिहेवियर करता है। हाँ, बोलना थोड़ा संभाल के बोले, ये वर्ड थोड़ा अच्छे बहुत गड़बड़ा है। पागल बोलते हैं ना, एसेंट्रिक मतलब थोड़ा, पागल इज नॉट अ राइट थिंग, पागल को हम बोलेंगे डुनकी, थोड़ा मॉडिफाइड, ठीक है। डुनकी मतलब क्या कि ऐसे कुछ आड़ा टेढ़ा भी है, कुछ आड़ा टेढ़ा ही सोचेगा, सही है। सबसे पहले समझो, हम आइडियल शेप मानते हैं सर्कल। हम कौन सा शेप आइडियल मानेंगे? सर्कल। तो सर्कल इज अ नॉर्मल बिहेवियर, व्हाट आएगा? इफ इट इज अ नॉर्मल बिहेवियर तो उसको एसेंट्रिक नहीं बोलेंगे, यस और नो। इफ इट इज नॉट एसेंट्रिक देन उसकी एसेंट्रिसिटी 0 होगी। सो एसेंट्रिसिटी मेजर कौन से शेप के साथ हमेशा करी जाएगी? सर्कल। मतलब अगर तुम सर्कल बन रहे हो तो तुम बहुत बढ़िया, तो तुम्हारा एसेंट्रिक बिहेवियर 0 है, तुम आइडियल हो। नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा? एलिप्स। एलिप्स सर्कल बनते बनते रहेगा, समझा? बनने का स्टार्ट कर दिया था, फिर बनते बनते क्या बन गया? वो एलिप्स बन गया, ये समझा ना? तो अब एलिप्स इज बेटर सर्कल, इसलिए उसकी एसेंट्रिसिटी थोड़ी कम है, hence it is lying between 0 and 1, ये समझा? तीसरा कौन सा बोला ना? पैराबोला हाइपरबोला में इतना सारा डिफरेंस होता नहीं है अगर कर्वेचर में देखो तो। प्रॉब्लम क्या है? पैराबोला है ना ऐसा, आप देखो, और हाइपरबोला है ना ऐसा, ये थोड़ा सा ओपन एंडेड ज्यादा है। पैराबोला जो है वो काइंड ऑफ क्लोज एंडेड है, ये ज्यादा अभी भी ऐसे आगे है, इंफिनिटी पे जाता है, तो कभी भी अंदर डाइवर्ज नहीं, मतलब कन्वर्ज नहीं होता, वो डाइवर्ज की तरफ जाता है। तो उसका डाइवर्जेंस इज बहुत कम है कंपेयर टू कौन सा? हाइपरबोला बहुत फास्ट डाइवर्ज, ये समझा? तो पैराबोला इज स्टिल बेटर एज अ शेप, क्योंकि एलिप्स को एक काइंड ऑफ, अगर तुम उल्टा कर दो ना, इतने पार्ट को काट के उल्टा कर दो तो पैराबोला बनता है। अरे कुछ समझाया नहीं? इसीलिए पैराबोला इज काइंड ऑफ ई इक्वल टू क्या बन जाता है? 1, बट हाइपरबोला तो नॉर्मल बिहेवियर से सही नहीं चलता, इसलिए उसके एसेंट्रिसिटी सबसे हाई है, ई ग्रेटर है, ये समझा? अभी के लिए फिजिकल में इतना काफी है, मैथ्स में और डिटेल में जाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। इस केस के लिए वी आर गोइंग टू डिफाइन एसेंट्रिसिटी। राइट डाउन द फार्मूला फॉर ई इज E is equal to
OF1 upon OA. OF1 upon OA. Now look at OF1. कितना दिया है? C. And what is OA? OA तो A है ना? Because it is semi major. समझ में आ रहा है? अब मैं चाहूँगा तो मैं डेफिनेटली RA और RB की वैल्यू निकाल सकता हूँ अगर हम स्मार्टली प्ले करें। मुझे RAJ डेफिनेटली RAJ होगा, वो होगा C plus A, yes or no? RA क्या होगा? C plus A, बट C हो जाएगा तुम्हारा A times C, so the answer is going to be A ब्रैकेट में 1 plus C। तो समझा या नहीं समझा? तो RA की वैल्यू हो जाएगी A ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 plus C। नेक्स्ट RP, तुम RP भी निकाल सकते हो। RP के लिए क्या करना पड़ेगा? this minus this, yes। तो आई थिंक मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ A minus C। अगर मैं A minus C करूँ तो ये हो जाना चाहिए A minus A times C। तो आंसर कितना आ जाएगा? A ब्रैकेट में 1 minus C। And if I take the ratio, then RA upon RP is going to be 1 plus C upon 1 plus C। Very good। Yes, बेटा। वो AP का मिड पॉइंट है। ओ AP का मिड पॉइंट क्या लग रहा है? अगर वो दूसरा अगर दूसरा फोकस होता तो यहाँ पे होता। O is the center of the ellipse। जब center of circle होगा, center of ellipse। And focus I think you know from ray optics। स्कूल में ray optics पढ़ा है ना? जहाँ पे सारे रेज कन्वर्ज होते हैं। तो वो वही फोकस, वो उसको भी तुम रिलेट करोगे। ऑप्टिक्स में भी एलिप्टिकल चीजों को रिलेट करोगे। ये रेशियो याद रखो, बहुत काम का है। आगे वेलोसिटी के रेशियो में तुम्हें यहाँ की वेलोसिटी अपन यहाँ की वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो तुम डायरेक्टली इसके थ्रू निकाल पाओगे। ठीक है, तो अगेन ये सारा एडवांस रिलेटेड पार्ट। ठीक है, देखो सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ इक्वल एरिया। सेकंड लॉ ऑफ क्या? इक्वल एरिया। The radius vector joining the planet, the radius vector joining the planet to the sun, SUN, the radius vector joining the planet to the sun sweeps out equal areas in equal time interval. Sweeps out equal areas in equal time interval. That is स्पेलिंग बोर्ड पे लिखा है वो लिखना। एरियल वेलोसिटी of the planet remains constant। Aerial velocity of the planet remains constant। Therefore, dA by dt equal to constant। dA by dt is equal to constant। चलो इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। वापस कंसीडर करेंगे, हमारे पास है और अब
पोजीशन क्या था P1, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, सन को प्लैनेट के साथ, और अब मैं प्लैनेट के ट्रेजेक्टरी को ऑब्जर्व करूंगा फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज। कंसीडर करो अर्थ ही है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व द अर्थ, अर्थ कैसे जा रहा है, ओके। लेट्स से अर्थ को मैंने 15 दिन तक ऑब्जर्व किया एंड आफ्टर 15 डेज अर्थ यहाँ पे पहुंचा, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने वापस सन को P2 के साथ ज्वाइन किया, कुछ समझा क्या किया मैंने, सन को P2 के साथ ज्वाइन किया, समझ में आ रहा है। अब मैं इसको हाईलाइट करता हूं और P1 से P2 के लिए लेट से उसको टाइम लगा है कितना, T, क्लियर। अब क्या हो रहा है, प्लैनेट घूम रहा है, प्लैनेट घूमा, प्लैनेट घूमा, और अब प्लैनेट पहुंचा यहाँ पे। लेट से इसका ये पोजीशन कितना है, P3। मैंने अब वापस सन को इसके साथ ज्वाइन करा और वापस मैं P3 से 15 दिन के लिए वेट करा, और जैसे 15 दिन हुए तो अब तुम्हारा प्लैनेट पहुंचा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, समझ में आ रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू जॉइन P4 विद दिस, तो अब मैं इस एरिया को हाईलाइट करता हूं, और अगेन P3 से P4 जाने के लिए जो प्लैनेट को टाइम लगा है वो अगेन टाइम सेम होना चाहिए, दैट इज माय कंडीशन, ये समझा। दैट एज पर द केपलर सेकंड लॉ, if the area of this part is A1 and if the area of this part is A2, then A1 is equal to A2. That's the point. A1 is equal to A2. So equal time interval में planet equal amount of area को sweep करता है। Sweeping मतलब area cover करना, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि अभी सर अगर ऐसा है तो ये इक्वल क्यों हो रहा है, दैट मस्ट बी सम रीजन अबाउट दैट। तो रीजन कुछ ऐसा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जब प्लैनेट दूर साइड पे है, सन से दूर है, तो P1 से P2 का जो ये पार्ट कवर हो रहा है वो कम हो रहा है, पर उसको कॉम्पनसेट हो रहा है ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है पर ये पार्ट कम है, समझा। जब मैं नजदीक हूँ तो मेरा ये डिस्टेंस कम हो गया, बट देन मेरा ये सर्कमफरेंस वाला जो पार्ट है वो ज्यादा हो गया, तो मैंने ये डिस्टेंस को कॉम्पनसेट कौन कर रहा है इस बार, ये। मतलब डेफिनेटली कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, और यहाँ पे वो जो फैक्टर है वो है उसका वेलोसिटी। कौन सा फैक्टर है, बिकॉज नाउ द वेलोसिटी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाई, बिकॉज वेलोसिटी जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे उड़ान होती जाएगी, और जैसे जैसे वो नजदीक आएगी वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। Are you able to understand this? Okay. तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है वो भी अभी मैं प्रूव करके आपको बताऊं, समझ में आया, ठीक है। ये ड्रॉ करो, LHC एक्सेंट्रिसिटी पे डिपेंड नहीं करता, किस पे, LHC एक्सेंट्रिसिटी ये इक्वल एरिया ऑफ टाइम को कवर करेगा, नहीं उस पे क्यों डिपेंड करेगा, मतलब वेलोसिटी एसेंट्रिसिटी पे डिपेंड कर सकती है। हाँ एग्जैक्टली, तो अगर वेलोसिटी डिपेंड करेगी तो फिर एरिया भी तो डिपेंड करेगी ना, नहीं क्योंकि तू दोनों के लिए जब तू कैलकुलेट करेगा तेरे दोनों पॉइंट के हर वेलोसिटी में एसेंट्रिसिटी का जो कंपोनेंट होगा फिक्स होगा ना, मतलब एसेंट्रिसिटी इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर एलिप्स, तो वो फैक्टर या तो 1 + या 1 - e के फैक्टर में आएगा। तो अगर तू वेलोसिटी का फार्मूला निकालेगा, लेट्स से वो फार्मूला आता है √gm/a * 1 - e, पर वो फैक्टर तो फिक्स ही होगा ना, क्योंकि वो gm के साथ तो फिक्स ही हो जाएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ एलिप्टिकल नेचर चेंज हुआ, जैसे ये प्लैनेट अर्थ का, मान ले प्लैनेट अर्थ के पहले मैंने मार्स ले लिया, उसके लिए द सिनेरियो विल चेंज, बट अगेन द एरिया स्वीपिंग विल बी द सेम इफ कंडीशन द टाइम इज एलिप्टिकल ऑर्बिट होने का कोई रीजन क्या, एलिप्टिकल ऑर्बिट होने का कोई। अच्छा एक ये चीज भी समझो, अच्छा क्वेश्चन है, केपलर ने ये सब चीजें बनाई कैसे, राइट, सही है ना, केपलर ने बनाई कैसे। तो देयर आर सर्टेन थियरीज इन द फिजिक्स
जिसको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड द पोस्टुलेट्स आर समथिंग, मैंने बोल दिया, और ये मैं कैसे बोला? ऑब्जर्वेशन से बोला। किससे बोला? If I observe someone कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है and I observe him or a particular phenomena for the duration of the year, and if I devise a theory and I write something, अब मैं बोलूँ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने देखा है कि प्लैनेट एलिप्टिकल में घूमते हैं, उसने ऑब्जर्व किया, उसने लिख दिया कैप्टन का फर्स्ट रॉ एलिप्स में घूम रहे, लोगों ने बोला प्रूव कर, कैप्टन ने बोला एक काम करो, मैंने बोला सही है, तुम गलत प्रूव करो। समझा? तो थियरी ऐसे बन गई है बहुत सारी, जिसके लिए देयर आर मेनी थिंग्स जिसमें कोई प्रूफ जैसा नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अजम्पशन और पॉसिबिलिटी, इट्स अ थियरी। और ये थियरी बनी कैसे? ऑब्जर्वेशन। इफ यू कैन प्रूव इट रॉन्ग देन द एंटायर फिजिक्स लॉज विल बी डिफरेंट। तो अगर कोई ऐसे फिनोमेना तुम प्रूव करके दिखा दो तो चलेगा। इसलिए बोला जाता है कि न्यूटन या आइंस्टाइन को कई बार गलत प्रूव करने के लिए बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, साइंटिस्ट ट्राई करते रहते हैं, पर जितने भी आगे इन्वेंशंस मिलते जा रहे हैं वो हर बार आइंस्टाइन की थ्योरी को या तो सही प्रूव कर रहे हैं या तो न्यूटन की थ्योरी को सही। जैसे न्यूटन और आइंस्टाइन का दोनों को ग्रेविटेशन को देखने का नजरिया अलग था, एंड वी स्टडी द न्यूटोनियन फिजिक्स रिगार्डिंग द ग्रेविटेशन, एंड आइंस्टाइन डज नॉट बिलीव इन द न्यूटोनियन फिजिक्स। वो एक्चुअली में स्पेस को ऐसा चद्दर जैसा ट्रीट करता है, फैब्रिक की तरह। वो कभी ऐसा नहीं बोलता कि जो के खींचता ये करता है, कुछ नहीं, वो बोलता ऐसा होता ही नहीं, मेरा कुछ अलग फंडा है। पर वो समझना हमारे लेवल के लिए बहुत टफ है। तो स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कौन सा बेटर है? क्योंकि न्यूटोनियन चीजें है ना, तुम फील भी कर सकते हो, दिमाग में भी बैठती है और डिराइव करने में आसान है। अगर आगे जाके तुम आइंस्टाइन के बारे में पढ़ते होंगे तो डेफिनेटली तुम्हें वो सिखाया जाएगा, फिर बताया जाएगा कि भाई न्यूटन ने जो सिखाया उसको रखो साइड में, लेट्स स्टडी अबाउट दैट। तो हाँ, दोनों में से कौन करेक्ट है? नहीं, देयर आर सम साइंटिस्ट जो फॉलो करते हैं न्यूटन को, देयर आर सम साइंटिस्ट, एंड एज ऑफ नाउ दोनों की थियरी चल रही है अपनी अपनी, गलत कुछ नहीं। दैट्स व्हाई ये लिखा सबने? अच्छा, इसके नीचे लिखो Kepler's second law is a consequence of conservation of angular momentum. Kepler's second law is a consequence. Kepler's second law is a consequence of conservation of angular momentum. Consequence of conservation of क्या? Angular momentum. अब इस चीज के लिए देखो, मान लो कि तुमने यहाँ पे प्लैनेट लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे, और उसके एग्जैक्टली बाजू में दूसरा पॉइंट लिया, तो आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला, इसको जिसको मैं शेड करना हूँ, ये एरिया को मैं GA नाम देता हूँ, चलेगा? और ये डिस्टेंस को R नाम देता हूँ, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है छोटा सा एंगल, उसको d थीटा नाम देता हूँ। And now I am going to assume this small area as a sector of a circle. What idea? Because the area is so small, I can consider it to be a part of circle. That's okay. If I do that, then the area of sector of a circle is half r square theta. The formula is half r square theta, but मैं theta नहीं लिखूंगा क्योंकि the angle is small. I will write d theta. तो आपने dA को क्या लिखा बेटा? half r square d theta. ये समझा? I am going to differentiate both the sides with respect to time. So this will become dA by क्या? dt. Then this will be nothing but कितना? half r square d theta by dt. But d theta by dt is angular velocity, तो ओमेगा हो जाएगा। तो आपका dA by dt कितना हो जाएगा? That is going to be r square by 2 into omega. But in circular motion v equal to r omega होता है जनरली, v equal to क्या होता है? r omega। तो इसमें से ओमेगा r दिख रहा है आपको, तो ओमेगा r को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? v से।
अगर मैं उससे रिप्लेस करूं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? dr/2 बोल सकते हैं इसको? लेट मी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ मास। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड विथ मास करूं तो क्या होगा? mvr/2m। बट दिस फैक्टर mvr इज योर एंगुलर मोमेंटम, जिसको मैं L बोलूं। तो मैं mvr को किससे रिप्लेस करूंगा? L। तो आपका dA/dt कितना हो जाएगा? L/2। अब आ जाते हैं केपलर के सेकंड लॉ। एज पर द केपलर सेकंड लॉ, dA/dt is constant, सही है ना? If the left side is constant, then compulsory right side should also be constant. Therefore, can I say L/2m is constant? Therefore, L is equal to. So you derive a very important thing. अब से टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं है सिर्फ, अब से दूसरी चीज भी कंजर्व होने स्टार्ट हो जाएगी। क्या? एंगुलर मोमेंटम। तो इन द सैटेलाइट मोशन अब से जो पढ़ोगे उसमें आपका क्या कंजर्व और एक हो सकता है ना, इससे आपके एडवांस के बहुत सारे सिलेक्ट होंगे। समझ में आया? बिकॉज फायदा क्या होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी अब कंजर्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बाय द वे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखा है? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो मतलब कैन बी से दैट m v1r1 at one point equal to m क्या v2r2। क्या से m कैंसिल कर सकते हैं, तो कैन बी से दैट v1 upon v2 is r2 upon look at this, if v1 is inversely proportional to r, अरे आया ना? तो मतलब कि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मेरी स्पीड क्या होगी? तो एवरीथिंग इज समवेयर डाउन द लाइन राइट आउट। ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में वेरी कॉन्टेक्स्ट डाउट तो मैंने प्लेन को उठते हुए देखा। प्लेन से रॉकेट तो वैक्यूम में तो फिर वहाँ पे कंबशन होगा, वहाँ से रॉकेट आगे कैसे अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो मुझे भेजना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको आता है। और मैं बताता हूँ विंडो के तो अगर स्पेस में है तो हम बोलते हैं ना न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल इन ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर स्पेस नहीं है तो फोर्स कैसे है, वैक्यूम नहीं है भाई ये कंबशन कैसे तो है वहाँ पे वो प्रोसेस है। मैं वीडियो भेजता हूँ छोटा सा, लिखो ये
ये लिखा आपने बेटा, ये वाला लिखा। मुझे और दो लाइन लिखवानी है। अच्छा, मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि आपने कैप्चर लॉ हो गया, तो मैंने जो पूरा पेपर बनाया है बेस्ड ऑन क्या बनाया है, कैप्चर लॉ। नहीं, अब एक काम करते हैं, कैप्चर लॉ तो सेकंड तो हो ही गया ना, मैं थर्ड लिखवा देता हूँ। नॉट एज अ टेस्ट बट एटलीस्ट एज अ सॉल्व तो कर ही सकते हो ना। मतलब मैं उसमें से क्वेश्चन भी मार्क्स बोल देता हूँ, उतने क्वेश्चन आप ट्राई करो, और फिर कल तो मेरा लेक्चर है ही, तो कल हम डिस्कस भी कर लेंगे अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। उल्टा मुझे एमसीक्यू करवाने थे, वो उसके अंदर सारे कवर भी होते हैं, समझ में आया? पर उसके लिए जो थर्ड लॉ है ना, जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, जो एक ही स्टेटमेंट है, वो लिखवा देता हूँ। ये लिखा जब इसके नीचे एक लिखो वर्ड, सेकंड लॉ का एक स्टेटमेंट लिखो, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेलोसिटी, नहीं सॉरी, इसी का वर्ड, द डायरेक्शन ऑफ area velocity of Earth around the sun the direction of area velocity of Earth around the sun is normal to the plane normal to the plane containing the earth and the sun. Is normal to the plane containing the earth and the sun. Because dA vector by dt, because बोर्ड पे लिखा dA vector by dt is half r vector cross v vector. dA vector by dt is half r vector cross v vector. I think सबको क्रॉस प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक पता है. If you do the cross product, तो प्लेन पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इसलिए एरिया वेलोसिटी हमेशा, तो अगर मोशन ऐसा है या ऐसा हो, आपका एरिया वेलोसिटी या तो बाहर आ रहा होगा या कहीं पर, ये समझा ना? अगेन ये मींस में आया था क्वेश्चन. ओके, थर्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड.
Third law of time period. The square of time period of revolution. The square of time period of revolutions around the sun is proportional to cube of the semi-major axis of elliptical orbit. इस बार मेजर है हाँ बेटा, नहीं cube of the semi-major axis of the elliptical orbit. That is p square is directly proportional to a cube. p square is directly proportional to क्या? a cube. अब जितने भी MCQ आप सॉल्व करोगे उसमें आपको सिर्फ ये पढ़ना रहना है p1 square upon p2 square is r1 cube upon you use this formula आपसे सारे MCQ बने सारे समझ गए so ये लेना स्टार्ट करो एक So now satellite का velocity वो डबल करते हैं तो escape करेगा तो ऑर्बिट उसका डबल होगा कल हम लोग सैटेलाइट मोशन पढ़ा था उसमें इसका आंसर है पीछे पास मैं क्वेश्चन नंबर बोल देता हूँ जो ट्राई करने वाले हैं क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन टिक कर लो जो ट्राई करने हैं क्वेश्चन 4